संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है उस चीज़ को समझते हैं। 2 चरणों में यह होता है। पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट हमारा सोलर हार्वेस्टिंग यूनिट है। इसके 2 हिस्से हैं। इनर वाला हिस्सा हम ग्रेना के नाम से जानते हैं, जिसमें थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स एक के ऊपर एक सजे होते हैं, जिसे हम लोग ग्रेना के नाम से जानते हैं। दूसरा जो बाहरी वाला हिस्सा है वो स्ट्रोमा कहलाता है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शंस जितने भी हैं वो अंदर वाले जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स हैं उसमें देखने को मिलता है। तो 2 फेजेज हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस जिसको लाइट रिएक्शन करेंगे, दूसरा डार्क रिएक्शन जिसको लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस के नाम से जानेंगे। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर का टूटना हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो 2 तरह के फोटो सिस्टम के द्वारा घटित हो रहा है। फोटो सिस्टम 1 PS1, फोटो सिस्टम 2 PS2। आइए समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस आगे बढ़ रही हैं। ये जो लाइट रिएक्शंस हैं वो थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड में ये होते हैं। जब लाइट इन पे गिरता है तो क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और इस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलता है। ये जो एनर्जी है कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच में बाय यूजिंग पीएस यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और साथ ही साथ वाटर का हाइड्रोलिसिस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। PS1 जो है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे देखने को मिलता है और PS2 जो है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे मिलता है। दोनों में ही क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड वगैरह पाए जाते हैं। PS1 में कैरोटीनॉइड देखने को मिलता है। PS2 में जनरली फाइकोबिलिन्स और जेंथोफिल्स देखने को मिलता है। PS2 जो है वो सबसे पहला एक्ट करने को देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसका नाम PS2 इसलिए रखा गया क्योंकि ये दूसरी बार मतलब दूसरे नंबर पर इसको डिस्कवर किया गया है। हालांकि ये पहली बार फर्स्टली एक्ट यही करता है, लेकिन नाम इसका सेकंड में रखा गया है। अब समझते हैं कि किस तरह से PS1 और PS2 रिएक्शन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि PS2 जो है सबसे पहले लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया। PS2 P68 नैनोमीटर वाले जितने भी वेवलेंथ लाइट हैं उनको ऑब्जर्व करेगा और वाटर का रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट चेन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा, न्यू इलेक्ट्रॉन बनेगा सिस्टम में और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चलता चला जाएगा। अब नाउ PS1 में की बात करें, जो 700 नैनोमीटर वाले जो लाइट वेवलेंथ है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और एनर्जाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इस तरह से कैरियर जो है आगे का कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आए थे उनको रिप्लेस कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो है अब NADP प्लस जो है इसको एक्सेप्ट करेगा एट द एंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट चेन और इस तरह से ग्रेडियंट जो है आयंस को पुश करता जाएगा एटीपी सिंथेसिस नामक एंजाइम के साथ में, और इस तरह से दोनों मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। और तो NADPH और ATP केल्विन साइकिल में फिर आगे प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा लाइट रिएक्शन से हुआ कि लाइट रिएक्शन से ADP से ATP बना और NADPH भी बना और इस तरह से आगे केल्विन साइकिल में ये रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ATP का ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनना, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ATP का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में देखने को हमें मिल गया। अब केल्विन साइकिल की बात करते हैं। केल्विन साइकिल जो कि डार्क रिएक्शन में होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। यह 3 चरणों में पूरा होता है। पहला जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन चरण में एंजाइम एक है रुबिस्को, वह जो है CO2 को 5 कार्बन वाले RUBP से जोड़ता है। इस 6 कार्बन जो अस्थायी यौगिक बनता है जो तुरंत 2 अलग कार्बन 3PGA अणुओं में टूट जाता है। रिडक्शन चरण में ATP और NADPH की सहायता से 3PGA और G3P में बदलता है। यही G3P आगे चलकर ग्लूकोज के निर्माण में सहयोग करता है। रीजनरेशन वाले चरण में शेष G3P अणु ATP की मदद से पुनः RUBP बनाते हैं, जिससे चक्र दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया चलता चला जाता है और एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए 6 CO2 के मॉलिक्यूल, 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है। थैंक यू।